छठी शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसे महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक की है। ठीक है। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषा, मतलब हमारे भारत में बहुत बड़ा जनपद है जिसमें इनको कुछ संस्कृत भाषा बोली जाती है, कई प्राकृत भाषा बोली जाती है। इसकी अवधि 600 से 340 ईस्वी तक है। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? गणराज्य शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? गणराज्य शासन व्यवस्था है। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक व जनपद राज्य के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे। खेती के नए औजार उपकरण से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते हैं। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। मतलब लोगों पहले क्या निष्ठा थी? पहले मतलब अपना एक छोटा सा ग्रुप बना के रहते थे, लेकिन अब उन्होंने एकदम सिटी बना लिया, अपना टाउन बना लिया ऐसा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, उस टाइम जनपद के टाइम कैसा था? क्या महाजनपद, उसके नीचे जनपद, फिर ग्राम, कबीला छोटा कबीला, फिर ग्राम आ रहा है, फिर जन आ रहा है, फिर जनपद आ रहा है, फिर महाजनपद आ रहा है। ठीक। वर्तमान के 16 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिण भारत हो गया और भारत के बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश के कितने? 8 महाजनपद हैं। बिहार के 3 हैं, राजस्थान का 1 है, मध्य प्रदेश का 1 है, दक्षिण भारत का 1 है, भारत के बाहर 2 है महाजनपद। इधर आ जाओ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। देखो, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, कौन से निकाय? बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती ये रहा सूत्र में 16 जनपद है। बौद्ध धर्म का कौन सा? अंगुत्तर हो गया। जैन धर्म का कौन सा? भगवती हो गया। गंधार जो है महाजनपद तक्षशिला का है और आधुनिक नामों के अनुसार है पाकिस्तान में रावलपिंडी व पेशेवर है। महत्वपूर्ण नंबर ये रहा। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। कंबोज की रायपुर है। पटसा विराटनगर है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। सुरसेन का मथुरा है। कौशल का श्रावस्ती है। पंचाल का अक्षिण है। कंपिल है। चेदी का शक्तिमती है। वंश का कौशाम्बी है। काशी का वाराणसी है। मलल का कुशवावती है। कुशीनगर है। यशमक का पाटन है। अवंती का उज्जैन का महिष्मती है। वज्जी ब्रज का वैशाली विदेह मिथिला है। अंक का चंपा है। मगध का गिरिव्रज है। बाकी अगर इम्पोर्टेंट लगा तो हम दोबारा फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में है। इसकी राजधानी तक्षशिला है। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र है। कौन सा? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। गंधार जो महाजनपद है पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र है। अकस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर है। कौन सा? अस्मक है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य है। बिहार का बज्जी है। उत्तर प्रदेश का मल्ल है, बिहार का बज्जी है। बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। बज्जी की राजधानी जो बिहार में जो बज्जी था ना, बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी नरेश का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था और यह 8 कुलों का एक संघ है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद है। इसके दक्षिण में विंध्याचल है। पश्चिम में सोन नदी दक्षिण में विंध्याचल है। पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा है, पूर्व में फाल्गु जैसी नदियां हैं। कौन सी ऐसा नदी है? महाजनपद है सबसे मगध है ना, जिसका ऐसे इसकी
डिजाइन बनी हुई है। इसके पश्चिम में विंध्याचल हो गया, दक्षिण में विंध्याचल हो गया, पश्चिम में सोन नदी और पूरब में गंगा नदी और ठीक है, उत्तर में गंगा नदी, पूरब में फाल्गु नदी। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित यह एकमात्र महाजनपद मत्स्य है। राजस्थान का कौन सा? राजस्थान का बताया ना अभी, मस्त है। राजस्थान का क्या है? मत्स्य है। चंपा किसका है? चंपा। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी है। चंपा माल। महात्मा बुद्ध ने अपना शाब्दिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी है। मलल की राजधानी, मलल किसकी थी? बताई तो थी मलल। मलल बताई तो थी मलल। अरे यार मलल की राजधानी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब कि मृत्यु हो गई। कहाँ? मलल की राजधानी जो कि कुशीनगर में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु है। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्रगुप्त थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा, कहाँ के राजा? अवंती के राजा चंद्रप्रभुत थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन चंद्रप्रभुत राजा थे। अच्छा आ जाओ। अंग की पहली चर्चा अर्थवेद में किया। अंग की पहली चर्चा अर्थवेद में किया। अंग की पहली चर्चा अर्थवेद में किया। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है। हसीन मशूक शाह कितना हसीन है? मशूक शाह हसीन है। हसीन मशूक शाह है। हसीन से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीन मशूक शाह है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। किस पे राज करा है? ये मगध पे राज करा है। 7 राजवंशों ने राज करा है। ठीक है। हसीन माशुक शाह। ठीक है। हसीन माशुक शाह याद रख लो। हसीन माशुक शाह। ठीक पूछेंगे। हर्यक वंश क्या कहा? हसीन माशुक शाह। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। 4 इसने छोड़ा नहीं है। 4 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा हर्यक वंश। संस्थापक है बिंबिसार। संस्थापक कौन है? बिंबिसार है संस्थापक। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवृष थी। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज पर बल दिया। यह स्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पर इसके काल में बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों थे। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु का वहां का शासक बनाया। बात सुनो, क्या था? ट्रिक क्या थी? हसीन मशूक शाह। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार करा। ठीक है। अंगराज से किसने? बृहदत्त को। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक बृहदत्त को हराया और अजातशत्रु का वहां का शासन बना दिया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी। कौन थी? महाकोसला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। ठीक है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ।
अजातशत्रु का जन्म किस हुआ? वैशाली के उसमें है लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन राजकुमारी जो बिंबिसार से थी, बिंबिसार की वाइफ थी। ठीक है, बिंबिसार की 2 वाइफ, एक हमारी हो गई महाकोशला जो कि कौशल नरेश की थी। बिंबिसार की 2 वाइफ, एक हो गई महाकोशला, दूसरे हो गई कौन सी है? वैशाली की है जो चेतक की बहन है, चेतक की बहन राजकुमारी चेलना पुत्री नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मृद्र कुल की राजकुमारी थी। तीसरी पत्नी पंजाब के राजमृत कुल जो कि क्षेमा थी, क्षेमा। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली जो वैशाली की गणिका थी, वैशाली की गणिका। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। कौन सा राजा जिसने अपना धर्म चेंज करा? बुद्ध से जैन हो गया। कौन हुआ? बिंबिसार। वो किसके कहने पर? अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम चिल्ला। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। क्या नाम था? भाटिया था। पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, श्रेणिक कहा जाता है। इसके समय किसके समय? इसके पिता के समय या बिंबिसार के समय? इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रभोत को, चंद्रप्रभोत कौन है? चंद्रप्रभोत कौन है? चंद्रप्रभोत अभी मैंने बात ऊपर करी तो थी। प्रसेनजीत तो ये रहा, बृहदत्त अंक को हराकर ये रहा। चंद्रप्रभोत का क्या है? चक्कर समझ में आया था। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रभोत को एक असाध्य रोग हो गया तथा इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। राजा चंद्रप्रभोत किसके कारण थे? बिंबिसार के कारण थे। अपने वैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने के इलाज से चंद्रप्रभोत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। अवंती के राजा थे चंद्रप्रभोत, ठीक है, और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अंगराज का तो वो था ना, अंगराज का कौन सा था? अंगराज का बृहदत्त था। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। कौन? बिंबिसार। कहिए, और उसकी बेटी चुरा ली ना। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में करी। 492 ईसा पूर्व में करी। अच्छा, हर्यक वंश का कैसे क्या हुआ? 544 से 412 तक था। फिर उसके पिता अजातशत्रु आया, उसी ने इसका मृत्यु कर दी 492 ईसा पूर्व में। ना दो और राजगद्दी तो उसने मृत्यु कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 तक है, ठीक है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब क्या था? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं, कुणिक भी कहा जाता है। और क्षणिक, बिंबिसार को कुणिक, इसने अपने पिता की हत्या कर दी अतः इसे पितृहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। मामा प्रसेनजीत होगा, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। उसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दिया। कौन सा राजा ने किलाबंदी कराई? अजातशत्रु। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई, ठीक है। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया। बात सुनो यहाँ से। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से ही पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु मतलब पहले था, तो उसने पहले में तो सहयोग करा नहीं था, ठीक है। अजातशत्रु है
अजातशत्रु पहले हुई थी। वर्षकाल से उसके वैशाली पर आक्रमण करा। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मसूल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जैन था ही पिता था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे 16 वर्ष तक मगध का शासन किया। इसके 2 पुत्र उदयभद्र और उदयन थे। उदयभद्र और उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन की हत्या की। उदयन होता 460 से 444 तक। अच्छा, 460 से 444 तक इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया था। अच्छा, एक चीज बताओ, कबूल बिंबिसार की राजधानी क्या थी? बिंबिसार की जो राजधानी थी राजगृह या ग्रीविश थी। क्या थी? राजगृह या ग्रीविश थी। इसकी राजधानी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी प्रेम करता था। ये सब तो चलो सही है, ठीक है। इसकी राजधानी नहीं दिया है, इसका यहाँ दिया है। उदयन आ जाओ, इसका नहीं दिया है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया। कहाँ बनाया इसने? कुसुमपुर, पुरुषपुर बनाया। यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया, ठीक है। इसकी पाटलिपुत्र हो गई और उसकी क्या हो गई? राजगृह या गिरिव्रज हो गई, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे प्रथनता कहते हैं। इसका अन्य नाम उदयन या उदयभद्र था। उदयन कहो या उदयभद्र कहो, ये था। अच्छा, यह चंपा का उपराजा था। कहाँ का राजा था? चंपा का उपराजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना करी। गंगा और सोन के समीप एक शहर की स्थापना, जिसे आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम रखा गया। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रखा। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। ठीक है। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने की और एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना करी। महाभारत में यह जानकारी मिलती है मगध पर सबसे पहले बृहद वंश का शासन था। ऐसा मिलता है महाभारत में बृहद वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे। मगध का शासक ये था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गृहवश थी। जरासंध ने अपने साम्राज्य विस्तार का पूरा उत्तर भारत में करना चाहा, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे सफल नहीं होने पाया। ठीक है, क्या था क्या ट्रिक थी? हसीना हरिवंश हो जाएगा। शिशुनाग वंश हो रहा है, अब शिशुनाग वंश चालू हो जाएगा, ठीक है। और फिर नंद वंश आ जाएगा, माँ से मौर्य वंश आ जाएगा, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। इधर भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। भैया। जरासंध का पुत्र उसका बाद मगध का शासक बना। जरासंध का पुत्र मगध रिपुजन बृहद वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या उसके मंत्री पुलुक ने की, अपने पुत्र को शासक बनाया। घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या करी। और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम
तथा हर्यक वंश को ही पहले ऐतिहासिक वंश मानते हैं। मतलब क्या है, एक ये हर्यक वंश है और एक कौन सा वंश है आपका, बृहद वंश है। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है। मतलब हर्यक वंश और जरासाध वंश कौन सा है, हर्यक वंश, और कौन सा हमारा दूसरा वंश क्या बताया मैंने, हर्यक वंश और कौन सा बताया था मैंने, बृहद्रथ वंश। हर्यक वंश और कौन सा बताया था, बृहद्रथ वंश बताया था मैंने, ठीक है। बृहद्रथ वंश, ये दोनों एक साथ चले थे। शिशुनाग वंश 412 से 334 ईस्वा पूर्व तक रहा। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती तथा वत्सराज के साथ मगध साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली कर ली। कहाँ कर ली, वैशाली कर ली, ठीक। अभी तक हम क्या पढ़े थे, हर्यक वंश का कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी का राजगीर थी। फिर उसका बेटा अजातशत्रु आया। अजातशत्रु की राजधानी वो वही थी। उसका जो बेटा आया, कौन आया, कौन आया उसका बेटा, अजातशत्रु का उदयन आया ना, उदयन तो आया, उदयन आया। उदयन ने अपनी जो कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र कर दी, ठीक है, पाटलिपुत्र कर दी। अब ये क्या कहते हैं, ये शिशुनाग वंश है। इन्होंने कहा हम पाटलिपुत्र हटाकर अब हम वैशाली कर रहे हैं। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र आ गया। बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र आ गया। इस वंश का अगला शासक काला अशोका था। कौन सा था, काला अशोका, ठीक है। अब प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में, बताओ, कौन सा, अजातशत्रु काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के काल में, ठीक है। अब आ जाओ काला अशोक 394 से। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात काला अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात काला अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दीपकाल में काक वर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इस समय इसने दोबारा फिर पाटलिपुत्र को बना लिया, ठीक। इस समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, ठीक है, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश का स्थापक महापद्मानंद ने कर दी। क्या कहा, अंतिम शासक नंदीवर्मन था, किसका, शिशुनाग का। फिर अब नंद वंश आ रहा है, महापद्मानंद ने कर दी। अब नंद वंश की स्थापना कर दी 344 से 323 तक, 344 से 323 तक, ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद जो जाति के शूद्र के था। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की। इस वंश की जाति नाई या नापित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्मानंद था, ठीक है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मानंद को माना जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति की शासन करने का है, महापद्मानंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसांग ने बताया कि क्या, हेनसांग ने बताया कि ये धन दौलत बहुत है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मानंद के परम मित्र। व्याकरण के आचार्य पाणिनि, क्या नाम है, पाणिनि महापद्मानंद के मित्र। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कातिवर्ण जैसे विद्वान जन्म लिया। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र का विचारधारा लिया। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। पांडुक महापद्मानंद को भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार भी कहते हैं कि सही बात, शुद्ध था, ऊपर से उनको मारने वाला था। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। राजनीतिक दृष्टि से सम्राट महापद्मानंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय प्राप्त की।
पहले तो जो गंगा नदी से लेकर विजय प्राप्त करी, इसने कलिंग जीतकर एक राट और एकाश की उपाधि यानी एक राट और एक छत्र की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। महापद्मानंद घनानंद यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग पर में नहर निर्माण का कार्य करवाया। इस वंश का सबसे लालची और धन संग्रही शासक घनानंद को कहा जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जब सिकंदर ने आक्रमण करा, ठीक है, और किसके काल में आक्रमण करा? नंद वंश के आक्रमण करा। विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नमस्त होकर वापस लौटने ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर ने के भारत में जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की मृत्यु और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब आते हैं मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। अब मौर्य वंश तो भैया वो बालक था, उससे पहले क्या वो विदेशी आक्रमण होने लगा। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में मगध एक शक्तिशाली राज था। यह अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी गई थी। ठीक है, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक जो कमजोर शासक था, जिन कारण विदेशी आक्रमण पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हसमखी वंश के राजा ने हसमखी वंश के संस्थापक साइरस थे। साइरस ने प्रथम आक्रमण करा। ठीक है, इस वंश का शासक डायवर ने भारत का आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। डायरस जो था पहला विदेशी राजा था इस वंश का। कौन से वंश का? हंसमसी वंश का पहला कौन सा था? डायरस था। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जोरेक्स प्रथम बना। डेरियस आया, फिर कौन आया? जोरेक्स आया। जोरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय का शासन का शासक बना। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया। ठीक है, सिकंदर को पराजित कर दिया और हसमसी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज स्थापित कर लिया। ठीक है भाई, डेरिस आता है। पहले कौन आता है भैया? डेरिस। पहले डेरिस आते हैं, फिर कौन आता है? जोरिक्स आता है। फिर कौन आता है? डेरिक्स आता है। फिर आता है तुम्हारा सिकंदर ही आ जाता है कि ले भैया सिकंदर, उन्होंने सबको हरा दिया। अब मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत सबसे पहला आक्रमण किसका करा? ईरान का। ईरान मतलब कि फारस का। आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। ईरान के बाद किसने करा? पहला ईरान हो गया, दूसरे पर यूनानियों का हुआ। फारसी शासक ईरान है डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इनके माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसोडियम था। इसका जन्म मैसोडियम 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी पत्नी रुक्साना के पिता फारसी शासक शाहदरा थे। इसके घोड़े का नाम बुफ था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ठीक,
जिन्हें आल-फतून कहा जाता है, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। यहाँ बहुत गुरु गुरु का चक्कर है बाबा। जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया। भारत में सिकंदर सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आरंभिक से हुआ। वहाँ के राजा आरंभिक ने सिकंदर को अधीनता स्वीकार ली और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और उसने तक्षशिला पे आक्रमण कर दिया। 328 में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करी। 28 में सिकंदर, मैं पूछता हूँ भारत में कब आया भैया? 328 में तो ये रहा। कब आया? पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच, पंजाब के राजा पोरस हो गया और सिकंदर के बीच झेलम नदी का तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रक्सौना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम तीस्ता नदी, मतलब कह सकते हैं 326 के आसपास उसने करा होगा आक्रमण। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वा में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। ठीक। 323 ईस्वा में इराक के बेबीलोन में होने के कारण सिकंदर 33 वर्ष की अवस्था में कहाँ मृत्यु होगी? 323 में मृत्यु होगी। वो इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों सा एक है। सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक निरियाकस आने वाला सिक्रेट और आस्टिबुल्स थे। कौन से लेखक थे? निरियाकस, सिक्रेटस और आस्टिबुल्स। सिकंदर हिंदुकुश वैखर को पार करके भारत आया। कौन सा पर्वत का पार करके आया? सिकंदर हिंदुकुश। सिकंदर की सेना को व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से मना कर दिया। अतः स्थल मार्ग 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूनिक्टेटर थे थल के, जबकि जल सेना के सेनापति निरियाकस थे। निरियाकस कौन था? वही इसके एक पोएट वाला भी था। सिकंदर तथा उसके घोड़े बेफुकरल था, जिसका नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर में बसाया गया। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है, जो कि फारस पे है। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। जो उसकी पत्नी रुखसाना का पुत्र था सिकंदर चतुर्थ। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। सिकंदर पूरी दुनिया में 60% भाग को जीत लिया। सिकंदर ने एशिया, मीना, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, सिकंदर गंधार, कंबोज जीत लिया। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिया। वहाँ गुरु का चक्कर बहुत है। गुरु घंटा वाला भैया। मगध की राजधानी का है ग्रीवराज है, बिल्कुल सही बात। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया राजगिरा को। बिंबिसार के मगध पर शासन किया लगभग 52 वर्ष तक। भारतीय इतिहास में नियमित अस्थायी सेना बिंबिसार ने बनाई। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा था? अंग था। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल नरेश परिषद की बहन और वैशाली के चेटक पुत्री चिल्ला और मौर्य राजकुमारी 3 शादी करी ना उसने। कौन सा वंश भारतीय वंश में पितृहंता? हर्यक वंश है। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश, जो कि दास वंश था, क्षुद्र वंश था। महाजनपद में किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीवज है? मगध का। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र। सुनो, राजगृह से पाटलिपुत्र के शासक ने करी। आप क्या कह रहे हैं? राजगृह से पाटलिपुत्र। राजगृह से पाटलिपुत्र किसने करी? अजातशत्रु ने करी। राजगृह से पाटलिपुत्र। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। कुणिक। और इसके पिता का नाम क्या था? क्षणिक था।
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या पर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? उदयन बैठा। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। पाटलिग्राम की स्थापना करी। पुत्र तो उसका बाप कत्ल करके चला ही गया था। क्या नाम था उसके बाप का? अरे बिम्बिसार अजातशत्रु था ना। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। भैया बाप भी जैन धर्म का अनुयायी था, बाप बुद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो जैन धर्म बन गया। और फिर ऐसे ही उसका अजातशत्रु वो भी जैन धर्म बन गया। और फिर ऐसे ही उसका बेटा वो भी जैन धर्म बन गया। फिर वो जैन धर्म खेलते रहे। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपदस्थ करके उसके आमात्य ने 412 ईसा पूर्व को ईसा पूर्व मगध पर किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बना दी। वीआईपी है ना शिशुनाग, वीआईपी है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? काला अशोक था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। तो यस, नंद वंश का संस्थापक महाजनपद था। और ये घनानंद था। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा? 6 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। हिंदुओं के लिए यूनानी स्रोतों से कौन सा नाम आया? अमित्रेकेटस। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई? अंग विजय। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में हुआ। इसकी शुरुआत अंग विजय से हुई। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। मसग ने जाकर मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाने के समकालीन था? घनानंद। ठीक, घनानंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का राजवंश में किस नंद वंश का था? उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर से लड़ा? पोरस जिसे पुरु कहा जाता है। अब आते हैं मौर्य वंश।